सच में एक अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे खुश हूँ। ये लो, ये जादुई सुनहरे रंग का तोता है जो इंसानों की भाषा भी बोलता है। ये तुम्हारे राज्य की महामारी दूर कर देगा। पर ये तोता बहुत ही शक्तिशाली है, ध्यान रखना कहीं ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। मेवाड़ नाम के एक राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। महाराज विक्रम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम सुरभि था। वो अपने पिताजी की तरह ही दयालु थी। सुरभि की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए महाराज ने सुरभि की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। मेवाड़ की महारानी का नाम रानी माधुरी था। हालांकि रानी माधुरी बहुत ही घमंडी थी। प्रणाम महाराज। हमें जैसे ही पता चला कि आपने राजमहल में हमें बुलाया है, वैसे ही हम दौड़े चले आए। आदेश कीजिए महाराज, हमारे लिए क्या कार्य है? मंत्री जी, उस काम का क्या हुआ जो हमने आपको कहा था? क्या वह शातिर चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया? हमारी प्रजा उस चोर से बहुत ही डरी हुई और परेशान है। लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। महाराज, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वह हमारे हाथ लगने से पहले ही भाग जाता है। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। आप इस राज्य के मंत्री हैं। एक चोर को पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो गया है, तो आप मंत्री के पद से हट क्यों नहीं जाते? हम आपकी जगह कोई नया मंत्री नियुक्त कर देंगे जो उस चोर को पकड़ सके। आज पूरा 1 सप्ताह हो गया है और वह चोर अभी तक हमारे राज्य में खुलेआम चोरियां कर रहा है। हमें माफ कर दीजिए महाराज, आपको नया मंत्री ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसे जल्द ही जल्द पकड़ लेंगे। आप उसे जल्द से जल्द पकड़ लें, वही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो मंत्री पद के लिए बहुत लोग तैयार हैं। मैं आपको सिर्फ कल तक का समय देता हूँ। अगर आपने उस चोर को नहीं पकड़ा तो कल से राजमहल नहीं आइएगा। अब जाइए और उस चोर को पकड़ने की तैयारी कीजिए। महाराज, वह चोर बहुत ही शातिर है। वह जहां चोरी करता है वहां से सारे सबूत मिटा देता है। अगर किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया तो वह उसे भी मार देता है। तो बिना सबूत के हम उसे कैसे ढूंढेंगे? महाराज, कृपया थोड़ा और समय दे दीजिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप जा सकते हैं। कल सुबह तक हमें वह चोर जिंदा या मुर्दा चाहिए। ये हमारा आदेश है। मंत्री वहाँ से चले जाते हैं और पूरे राज्य में उस चोर को तलाशने लगते हैं और पूरी रात बीत जाती है। मंत्री जी के हाथ कुछ नहीं लगता। वो बहुत ही डरे हुए और चिंतित थे, कहीं उनकी मंत्री की गद्दी उनके हाथ से ना निकल जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही मंत्री को एक विचार आया और वो मन में सोचने लगे, हे भगवान, वह चोर पता नहीं कहाँ होगा। मुझे कैसे भी करके उसे आज शाम तक पकड़ना होगा, नहीं तो महाराज मुझे मंत्री के पद से हटा देंगे। इस समस्या से निपटने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। हाँ, याद आया। अब मेरी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। मुझे उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। मंत्री जल्दी से महल की ओर निकलते हैं और महल के अंदर जाकर एक द्वार के पास खड़े हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? क्या राजकुमारी सो रही होगी या जाग गई होगी? कहीं अगर वह सो रही हो और मेरी वजह से उनकी नींद खराब हो जाए और वह मेरी मदद करने से मना कर दे तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उनके बाहर आने तक यहीं इंतजार करूंगा। मंत्री कक्ष के बाहर ही इधर-उधर टहलने लगे और राजकुमारी सुरभि के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में राजकुमारी सुरभि बाहर आई और मंत्री से बोली, मंत्री जी, आप यहाँ हमारे कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं और ऐसे इधर-उधर क्यों घूम रहे हैं? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे हैं या किसी और का इंतजार कर रहे हैं? प्रणाम राजकुमारी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मंत्री जी, आपको सैनिकों से कहकर हमें बुला लेना चाहिए था।
इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी? राजकुमारी, मैंने सोचा कि आप सो रही होंगी। आपको जगाकर आपकी नींद खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अंदर नहीं आया। मंत्री जी, आज हम जल्दी ही उठ गए थे, पर खैर कोई बात नहीं। आप बताइए, आप इतनी सुबह और इतनी जल्दी में यहाँ किस काम से आए थे? राजकुमारी, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर मेरे लायक कुछ होगा तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगी। राजकुमारी, आपने तो सुना ही होगा, राज्य में एक शातिर चोर है जो पूरे राज्य में आतंक मचा रहा है। महाराज ने मुझे उस चोर को पकड़ने के लिए आज शाम तक का समय दिया है और मैं उस चोर को अभी तक नहीं ढूंढ पाया। कृपया करके उस चोर को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। ठीक है मंत्री जी, हम आज आपकी मदद तो कर देंगे, पर इसको अपनी आदत ना बनाइएगा। आगे से ध्यान रखिएगा और चोरों को जल्द से जल्द पकड़िएगा, नहीं तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद राजकुमारी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने तो मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला जाते हैं। मंत्री के जाने के बाद राजकुमारी मन में सोचती है, अब हाँ तो कर दिया है, पर उस शातिर चोर को ढूंढेंगे कैसे? सुना है वो जहाँ भी चोरी करता है सारे सबूत मिटा देता है। वो मुझे संभल कर उसे पकड़ना होगा। राजकुमारी उस चोर को पकड़ने के लिए कुछ सैनिकों के साथ निकल जाती है और इधर राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी माधुरी के कमरे में आते हैं। प्रणाम महाराज, आइए हम आपके लिए खाना लगवाते हैं। तो बताइए महाराज, कैसी रही आज की सभा? सभा तो वैसे ही थी जैसे हमेशा होती है। कोई समस्या, कोई समाधान? खैर वो सब छोड़िए और बताइए, क्या ये खाना आपने बनाया है? हाँ महाराज, हमने ये सभी पकवान आपके लिए अपने हाथों से बनाए हैं। कोई कमी रह गई है क्या? नहीं महारानी जी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपके इन्हीं खानों की वजह से तो हम राज्य के लिए अच्छे फैसले ले पाते हैं। क्या महाराज, आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। महारानी, आप तारीफ की काबिल हैं, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। शाम होने से पहले ही राजकुमारी उस शातिर चोर को पकड़ लेती है और तहखाने में कैद कर देती है और मंत्री को बुलाने का आदेश दे देती है। कुछ समय बाद मंत्री जी आ जाते हैं। प्रणाम राजकुमारी, क्या आपने उस शातिर चोर को पकड़ लिया? क्या आपको याद नहीं कि उस चोर को पकड़ने हम गए थे? पकड़ा कैसे ना जाता? राजकुमारी, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। वैसे वह चोर कहाँ पर है? हमने उस चोर को पकड़कर तहखाने में बंद कर दिया है। राजकुमारी, आपसे यह निवेदन है, कृपया करके इस बारे में महाराज से कुछ न बताइएगा। मंत्री जी, आप निश्चिंत हो जाइए, इस बारे में हम पिताजी से कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ, उस चोर को तहखाने में ही बंद रहने दीजिएगा। उसको पिताजी के सामने पेश मत करिएगा। क्या पता वो हमारे बारे में सब कुछ बोल दे और आपका सच सामने आ जाए। जी राजकुमारी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी चलता हूँ। कल सुबह महाराज को दरबार में उस चोर के बारे में भी बताना है कि वह पकड़ा गया। अगले दिन मंत्री जल्दी तैयार होकर राजमहल पहुंच जाते हैं। ओह मंत्री जी, लगता है आप आज बहुत जल्दी ही आ गए। हमें लगता है कि आपने उस शातिर चोर को पकड़ लिया। जी महाराज, हमने उस शातिर चोर को पकड़कर कैद खाने में कैद कर दिया है। मंत्री को महाराज से शाबाशी मिली। कुछ महीने बीत जाते हैं। राज्य में अचानक एक महामारी फैल जाती है। उस महामारी के चपेट में बहुत से लोग आ गए थे। मंत्री जी, क्या आपने इस महामारी के बारे में कुछ पता किया? महाराज,
हम इस महामारी की जांच कर रहे हैं कि ये कहां से आई, और हमें उम्मीद है कि इसे खत्म करने का तरीका हमारे राजवैद्य जल्दी ही खोज निकालेंगे। जो करना है जल्दी कीजिए। हम अपनी प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकते। महाराज, मैं अभी जाकर राजवैद्य से इस बीमारी के इलाज के बारे में बात करता हूँ। मंत्री राजवैद्य के पास चला जाता है। इधर महाराज विक्रम सिंह महामारी को लेकर बहुत ही चिंतित थे, इसीलिए वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य में बिना किसी को बताए चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद मंत्री वापस महल आ जाते हैं और तब तक राजा भी महल वापस आ चुके होते हैं। प्रणाम महाराज, आपको देखकर लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तक तो आप ठीक थे, कहीं आप राज्य में तो नहीं गए थे? हम बिल्कुल ठीक हैं, और तुम्हें हमसे ऐसे सवाल करने का अधिकार किसने दिया? अगली बार से ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हें ऐसे अपमानजनक कार्य के लिए सजा मिलेगी। तुम्हें जो आदेश दिया जाए वही करो। माफी महाराज, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। क्या हुआ? जहां आप गए थे राजवैद्य ने क्या कहा? क्या इस महामारी का कोई इलाज मिला? महाराज, ये कहते हुए खेद है कि हमें अभी तक इस महामारी का इलाज नहीं मिला है। तो अब बताओ, हम क्या करें? अपनी प्रजा को मरते हुए देखें? महाराज, कृपा करके शांत हो जाइए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आपकी आज्ञा हो तो हम एक सुझाव देना चाहते हैं। कहिए मंत्री जी, आज्ञा है। शायद आप ही कोई उपाय बता दें जिससे हमारे राज्य का भला हो जाए और ये महामारी हमेशा के लिए हमारे राज्य से दूर हो जाए। महाराज, मैंने सुना है कि एक बार आपके पूर्वजों पर हमला हुआ था, तो उन्हें एक जादुई परी ने बचाया था। बदले में लोगों ने उस परी को अपने राज्य के रक्षक का नाम दे दिया था। हाँ मंत्री जी, हमें भी हमारे पिताजी ने यही बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी राज्य पर कोई भी खतरा होगा तब हम उस जादुई परी को बुला सकते हैं। जी महाराज, मैं उसी परी की बात कर रहा हूं। अब शायद वही हमारे राज्य को इस महामारी से बचा पाए। मंत्री जी, आपकी तरकीब तो अच्छी है, पर हम उस परी को कहां ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं याद कि वो परी आखिर दिखती कैसी है। जब हम बहुत छोटे थे तब हमने उस परी को देखा था। महाराज, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। याद करने की कोशिश कीजिए, आपके पिताजी ने जरूर कुछ न कुछ बताया होगा जिससे आप उस परी तक पहुंच सकें। हमें जहां तक याद है उन्होंने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर हम उस परी को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। राजा अपने कक्ष में चले जाते हैं। तभी राजा को एक किताब दिखाई देती है। यह किताब तो पिताजी की है। ये यहाँ बाहर कैसे आई? इसे तो हमने कीमती चीजों के साथ संभाल कर रखा था। जरूर महारानी इसे लाई होगी। महाराज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने उस किताब को नहीं पढ़ा और सोने चले गए। अगले दिन सुबह पता चला कि महाराज बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए हैं। प्रणाम महारानी, मैंने सुना है कि महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। क्या अभी वो ठीक है? मंत्री जी, महाराज की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। महाराज भी उस महामारी का शिकार हो गए हैं। हमें जल्द से जल्द उस महामारी का तोड़ ढूंढना पड़ेगा। तभी राजकुमारी सुरभि वहां पहुंच जाती है और अपने पिताजी की हालत देखकर उन्होंने और बीमारी को जड़ से खत्म करने का इलाज मंत्री से पूछती है। मंत्री जी, पिताजी ने हमसे कहा था कि उन्होंने इस महामारी के इलाज का जिम्मा आपको सौंपा है। क्या आप बता सकते हैं कि उस महामारी को कैसे खत्म किया जा सकता है? राजकुमारी, मैंने सब कुछ किया, पर मुझे उस महामारी का इलाज अभी तक नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैंने महाराज को एक तरकीब जरूर बताई थी। मंत्री जी, हमें भी बताइए वो तरकीब, ताकि हम पिताजी और राज्य के बाकी लोगों की जान बचा सके।
राजकुमारी, मैंने महाराज को एक जादुई परी की मदद लेने को कहा था। महाराज उस परी की मदद के लिए राजी भी हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह परी कहाँ रहती है। महाराज ने सोने से पहले मुझे इस किताब के बारे में कहा था कि इसे संभाल कर रख देना। वो इसे कल पढ़ेंगे। जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा जिससे महामारी का इलाज खोजने में अपनी मदद हो जाए। सुरभि उस किताब को पढ़ने के बाद सारी बात बताती है। मंत्री जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि वो परी जंगल की गहराइयों में रहती है। उसे खोजना बहुत मुश्किल है। वो परी हर किसी को नहीं दिखती। आप सभी लोग चिंता न करिए, मैं उस परी को जल्द से जल्द ढूंढ कर यहाँ लाऊंगी ताकि हमारे राज्य की महामारी दूर हो सके। राजकुमारी सुरभि तुरंत ही उस परी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ी। चलते चलते वो जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी, पर राजकुमारी को ये नहीं पता था कि जादुई परी उसे छुपकर देख रही थी। परी, जादुई परी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। परी ने सुरभि की आवाज सुनी और उसने उसके पास जाने को सोचा और जाकर कहती है, कौन हो तुम और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ पर चीता भालू कुछ भी आ सकता है। जादुई परी जी, मैं मेवाड़ की राजकुमारी हूँ। मेरे पिताजी महाराज विक्रम सिंह बहुत ही ज्यादा बीमार है और पूरे राज्य में एक महामारी फैली हुई है। लोग उस महामारी से मर रहे हैं। परी ने राजकुमारी सुरभि की सारी बात सुनी और कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम राज्य की राजकुमारी हो? क्या पता तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं परी जी, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच में राजकुमारी सुरभि ही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई कि तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। ठीक है सुरभि, मैं तुम्हें इस महामारी को पूरी तरह खत्म करने का रास्ता बताती हूँ, पर तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। बताइए, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें वो खरगोश दिख रहा है? मैं तुम्हें उस महामारी को खत्म करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम इस खरगोश का शिकार करके इसका मांस मुझे खिलाओगी। माफ कर दीजिए परी जी, मैं किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकती और वो खरगोश एक निर्दोष जीव है। राजकुमारी की ये बात सुनकर परी खुश हो जाती है और कहती है, तुम सच में एक अच्छी इंसान हो। मैं तुमसे खुश हूँ। ये लो, ये जादुई सुनहरे रंग का तोता है जो इंसानों की भाषा भी बोलता है। ये तुम्हारे राज्य की महामारी दूर कर देगा, पर ये तोता बहुत ही शक्तिशाली है। ध्यान रखना, कहीं ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। राजकुमारी वापस राजमहल की ओर निकल पड़ती है और महल में आकर उस तोते से कहती है, ए जादुई तोते, मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दे। जो हुक्म राजकुमारी, मैं अभी आपके पिताजी को ठीक करता हूँ। तोते के अंदर से एक रोशनी निकली और महाराज बिल्कुल ठीक हो गए। ये सब देखकर रानी अपने मन में सोचती है, इस जादुई तोते को देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतनी अच्छी और ताकतवर चीज बहुत ही कम मिलती है। अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो मैं इस राज्य पर राज करूंगी और ये अच्छा बनने का ढोंग भी बंद हो जाएगा। अगर मैं राजकुमारी की शादी अपनी बहन के बेटे के साथ कर दूं तो ये राज्य भी मेरा और तोता भी मेरा। कुछ दिन बीत जाते हैं और मौका देखकर महारानी माधुरी ने महाराज से कहा, महाराज, राजकुमारी सुरभि के विवाह की उम्र हो गई है। हमें समय से कोई राजकुमार ढूंढकर उनका विवाह कर देना चाहिए। महारानी, आप कह तो ठीक रही हैं। क्या आपकी नजर में कोई अच्छा और साहसी राजकुमार है? हाँ महाराज, है ना। मेरी बहन का पुत्र, वो बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान है। उसकी और राजकुमारी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर ठीक है, उसे यहाँ बुला लीजिए। लेकिन हम राजकुमारी की शादी तभी करेंगे जब राजकुमारी उनसे विवाह के लिए मानेगी। अगले ही दिन राजकुमार विशेष महल आ जाते हैं। प्रणाम राजकुमारी, मैं ना ही आपका समय बर्बाद करूंगा और ना ही मेरा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं।
मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। हमें माफ करिए राजकुमार, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। आप हमसे क्यों नहीं विवाह कर सकती? क्या कमी है हम में? आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। राजकुमारी ने विवाह करने से मना कर दिया। तब महाराज और महारानी ने राजकुमारी से मना करने का कारण पूछा। पिताजी, मुझे सब पता चल गया है। महारानी धोखेबाज है। मुझे उनकी सारी सच्चाई उस तोते ने बता दी है। महारानी मेरा इस राजकुमार से विवाह करके इस राज्य पर राज करना चाहती है। महारानी, क्या यह बात सच है? महारानी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गई थी। महाराज उन दोनों को महल से बाहर निकाल देते हैं और राजमहल में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।